संसद में बजट के ऊपर चर्चा शुक्रवार को भी जारी रही। शुक्रवार को भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोक-झोंक का सिलसिला चलता रहा और सरकारी पक्ष पुरजोर कोशिश में ये रहा कि विपक्ष का जो आक्रमण है बजट के ऊपर कि ये पक्षपात वाला बजट है, उसका कैसे बचाव किया जाए। अगर लोकसभा में देखें तो ये नोक-झोंक चलता रहा, राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट भी किया इसी मसले के ऊपर। हमने लोकसभा के अंदर में देखा कि तमिलनाडु के कुछ एमपीज़ जो एमडीएमके के थे, उन्होंने अपने बाहों पे एक काला बिल्ला भी लगा रखा था, एक तरह से नाराज़गी दिखाते हुए बजट से। तमिलनाडु के एमपीज़ का कहना है कि राज्य का योगदान केंद्र के राजस्व वसूली में काफ़ी ज़्यादा है, आबादी भी कम है, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है। सब कुछ होने के बावजूद राज्य को पनिश किया जा रहा है। बजट में जिस तरह से तमिलनाडु को नज़रअंदाज किया गया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि परफॉर्मेंस करने वाले राज्यों का कोई महत्व केंद्र सरकार की नज़र में है नहीं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के एमपी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में हरियाणा के लिए कुछ भी नहीं था और बजट में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने हरियाणा के साथ पक्षपात किया है। राजीव रंजन सिंह जो जदयू से एमपी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, पशुपालन के मंत्री हैं, उन्होंने जोरदार बचाव किया सरकार का और बजट का और उन्होंने कहा कि क्या बिहार और आंध्र प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए विपक्ष के जो एमपीज़ हैं वो ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं कि बजट में पक्षपात है। राजीव रंजन सिंह ने ये भी दलील दिया कि बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ का आवंटन है, 4.5 लाख करोड़ का आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए है और ये सारे जो आवंटन हैं ये पूरे देश के हित के लिए है, ना कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का। लेकिन सिलसिला जारी है नोक-झोंक का। विपक्ष कह रहा है कि ये जो बजट है ये सत्ता बचाने वाला बजट है, ये कुर्सी बचाने वाला बजट है, कमज़ोर बजट है और 2 राज्यों के हितों का ही के फ़ायदे का बजट है। हमने देखा है कि विपक्ष जोरदार तरीके से बजट के ऊपर जिस तरह से निशाना साध रहा है, उससे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा नैरेटिव विपक्ष बनाने में कामयाब होता दिख रहा है कि बजट जो है वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमजोरी का सूचक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के अंदर में बिहार के लिए कई सारे पैकेजेस का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने 2 एक्सप्रेसवेज जो बक्सर से लेकर के भागलपुर और पटना से लेकर के पूर्णिया, भागलपुर के अंदर में एक पावर प्लांट, गया में जो कोलकाता से लेकर के अमृतसर के बीच जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रेलवे का बन रहा है वर्ल्ड बैंक के फंडिंग से, उसमें एक इंडस्ट्रियल नोड गया में उन्होंने बनाने की बात करी। साथ में नालंदा, राजगीर और बोध गया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉडल पर रिडेवलपमेंट करने की बात करी। साथ में रेल मंत्रालय ने बताया कि वो भी करीबन 79,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स बिहार में उनका कार्यान्वयन वो अभी फिलहाल आज के तारीख में कर रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस इस बजट में भी हो रहा है और मोदी सरकार के पिछले कुछ साल में जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए हैं उससे भी दिख रहा है और इससे विपक्ष ने काफ़ी तेज निशाना साधा केंद्र सरकार के ऊपर में। अगर कांग्रेस के एमपी केसी वेणुगोपाल की बात कर ले तो केसी वेणुगोपाल ने आज संसदीय कार्य के मंत्री किरण रिजिजू पर बहुत ही बड़ा हमला बोला लोकसभा के अंदर में और उन्होंने लोकसभा के एक्टिंग स्पीकर से शिकायत लगाया कि जो कार्य विधि है किरण रिजिजू का, जिस तरह से उन्होंने अपना काम किया है वो शर्मिंदा करने वाला है संसद के गरिमा को। क्योंकि किरण रिजिजू ने कल संसद का सत्र शुरू होने से 1 घंटा पहले अपने घर पर एक प्रेस वार्ता किया और उस पर उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो बजट का राजनीतिकरण कर रहे हैं, संसद सत्र का राजनीतिकरण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर गाली गलौज करने के लिए संसद सत्र का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से करके किरण रिजिजू ने एक प्रेस वार्ता किया था और उन्होंने कहा था कि विपक्ष को
संसद सत्र का राजनीतिक करने की बजाय भारत 2047 तक कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा, इसके लिए सरकार का योगदान देना चाहिए। इसके ऊपर केसी वेणुगोपाल ने शिकायत लगाया कि इस तरह का व्यवहार संसदीय कार्य के मंत्री से अपेक्षित नहीं था। केसी वेणुगोपाल ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री का काम है कि संसद को किस तरह से चलाया जाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोऑर्डिनेशन कर करके सरोकार करके संसद को किस तरह से अच्छे से चलाया जाए, ना कि विपक्ष पर लांछन लगाया जाए, ऐसा केसी वेणुगोपाल ने कहा। लेकिन लोकसभा के जो एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया और किरण रिजिजू भी उस वक्त सदन में मौजूद थे। थोड़ा सा हम इस विषय पर रुकेंगे क्योंकि ये विषय बहुत ही संवेदनशील है। जो संसदीय कार्य के मंत्री होते हैं, आज से पहले अगर देखें तो नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में सबसे पहला जो संसदीय कार्य मंत्री थे वो एम वेंकैया नायडू थे, जो कि भारत के बाद में जाकर करके उपराष्ट्रपति बने। एक संसद जब चलता है तो संसद चलने का एक कन्वेंशन होता है। संसद लिखे हुए कानून के हिसाब से भी चलता है, लिखे हुए नियमावली के हिसाब से भी चलता है और बहुत कुछ संसद कन्वेंशन के हिसाब से भी चलता है। क्योंकि हमने जब हमारी संसदीय कार्य प्रणाली बनी तो अब हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कन्वेंशन से होने वाले काम होते हैं उसको भी हमने बोरो किया है। कन्वेंशन ये कहता है कि जब संसद सत्र में हो, जब संसद चल रहा हो, तब कब कोई भी मंत्री संसद के बाहर कोई बयान नहीं दे सकता। ये कन्वेंशन कहता है, ये कोई लिखित कोई रूल नहीं है। लेकिन मोदी सरकार के आने के पहले तक इसे सभी सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो या मनमोहन सिंह की 10 साल वाली यूपीए की सरकार हो, उन सबों ने माना था। और जब भी संसद का सत्र चलता था तब कोई भी मंत्री संसद के बाहर औपचारिक रूप से मीडिया से बात नहीं करता था और यही कारण था कि करते हैं दूर दराज नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कोस्टल एरिया से जो फिशरमैन, फार्मर, यूथ का जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो प्रावधान है, इसको चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ गाली देने का काम क्यों करते हैं? हम अपने आप सत्ता में नहीं आया। मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह जनादेश भारत के जनता का है और भारत के जनता का इस निर्देश को आप गलत तरीके से अपमान करके और नैरेटिव बदलने का कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। बजट सेशन, बजट पे चर्चा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। दल के लिए नहीं, देश के लिए। अगले 5 साल देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। People of the country want to see healthy debates and discussions on the floor of the parliament. Let us respect the mandate of the people. The mandate given to the Prime Minister Modi's 3rd term. It is the mandate of the people of the country. If anybody tries to insult the people's verdict, people will punish. But that we will do in the election time. This is not election time. This is a budget session. Let us discuss on budget, and all the floor leaders must tell their MPs not to create ruckus in the parliament, and let us have a civilized, sensible and constructive debates and discussion during this budget session of the parliament. Let us work for the nation. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अगर कैबिनेट की कोई मीटिंग भी हो रखी होती थी संसद सत्र के दौरान, तब उसका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता था। लेकिन इस कन्वेंशन को नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने पर उसे टूटता हुआ देखा गया है। मंत्री जो हैं वो खुलेआम आराम से संसद सत्र चलने के क्रम में भी
प्रेस वार्ता करते हैं, प्रेस से बातें करते हैं और विपक्ष पर टिप्पणी करते हैं, और जो बातें उन्हें संसद में बतानी चाहिए वो बाहर आकर के मीडिया को बताते हैं। इसका एक रूप हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से जितने भी मंत्री हैं, केंद्र में जितने भी मंत्री हैं, वो प्रेस को बुला कर करके 2 दिन से ये बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि किस-किस राज्य को उनके मंत्रालय से बजट में क्या-क्या आवंटन हुआ है। उदाहरण के तौर पर महिला और विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उन्होंने अंबेडकर भवन में पत्रकारों को बुलाया और वहाँ पर उन्होंने ये शेयर किया कि किस राज्य को इस बजट से कितना फायदा हो रहा है, और ऐसा सभी मंत्री अमूमन कर रहे हैं। ऐसा औपचारिक रूप से पहले नहीं किया जाता था। ये जो प्रकरण है ये एक नया है जो कि मोदी सरकार की उपलब्धि है। वापस हम लौटते हैं संसद सत्र के ऊपर में, जहां की आज शुक्रवार का दिन था, सप्ताह का अंतिम दिन, और बजट के ऊपर काफी चर्चाएं हुई। कंगना रनौत जो पहली बार मंडी हिमाचल प्रदेश से लोकसभा से चुनाव से जीत करके आई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी बजट के ऊपर भाषण देने के लिए खड़ा किया और उन्होंने अपना एक मैडन स्पीच कह सकते हैं कि उन्होंने अपने लोकसभा में दिया। हालांकि मैडन स्पीच आज के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि कल उन्होंने एक छोटा सा मुद्दा 0 आवर में उठाया था अपने मंडी लोकसभा का, जिसमें उन्होंने वहाँ की जो कलाकृतियां जो विलुप्त हो रही हैं उसका मुद्दा उठाया था। आज बजट में भाषण देते हुए कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भरपूर प्रशंसा की और पूरा प्रशंसात्मक भाषण उन्होंने लोकसभा के अंदर में दिया। वहीं अगर लौट करके हम राज्यसभा में जाएं तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक का क्रम जारी रहा। तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से आरोप लगाया कि इस बजट में पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी नहीं था। वहीं कांग्रेस के जो एमपीज हैं वो पंजाब से, उन्होंने भी दावा किया कि पंजाब के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। पंजाब से जो भी लोकसभा के सांसद हैं, जो कांग्रेस में भी हैं, जो लोकसभा में भी हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह पंजाब में भी बहुत ही बड़े रूप में बाढ़ की समस्या पिछले साल देखी गई थी, जिससे कि काफ़ी तबाही हुई थी। लेकिन उन सारे हादसाओं को बजट ने नज़रअंदाज कर दिया। निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रावधान किया है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ से तबाही हुई थी, उससे निपटने के लिए वो धन का प्रबंधन करेंगे। लेकिन उनका दावा है जो सांसद हैं पंजाब से कि पंजाब के हितों को नज़रअंदाज किया गया। तो विपक्ष का एक सुर स्पष्ट रूप से है कि वो बजट को कह रहे हैं कि ये कुर्सी बचाने वाला बजट है, क्योंकि ये बजट उनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के हितों को ही ध्यान में रखता है और बाकी राज्यों के हितों को वो इग्नोर करता है। और इस तरह से जो सांसद हैं तमिलनाडु के, पश्चिम बंगाल के, हरियाणा के, पंजाब के और पश्चिम बंगाल के भी हो गए, उड़ीसा के भी हो गए, इन सबों का आरोप बढ़ता ही जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एक पक्षपात वाला बजट पेश किया है। और यहाँ तक कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी दिखा दिया लोकसभा के स्पीकर को आज, और उसमें उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 1 जो है, जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत विच इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसका भी वायलेशन है ये बजट, क्योंकि ये बजट बहुत ही पक्षपाती है। तो ये जो बजट का सत्र है, इसमें विपक्ष को एक और एम्यूनेशन मिल गया है केंद्र में सत्ता पक्ष पर धावा बोलने का, और ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर संसद में चलता रहेगा। और ये शायद अब अगले हफ्ते भी देखा जाएगा, जब निर्मला सीतारमण इसका जवाब देंगी तो कई सारे सवाल जो विपक्ष